हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक थोड़ा अनोखा सा है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से मैंने एक टॉपिक विशेष आपके सामने लिया है। 1765 ईस्वी में जब लगभग बंगाल को जीत लिया गया था, इवन बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बक्सर युद्ध के पश्चात, और इसके प्रमुख नायक के रूप में उभर कर सामने आया था रॉबर्ट क्लाइव, जिसको कि फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर भारत के अंदर, क्योंकि पहला जो ब्रिटिश कॉलोनी इंडिया में एस्टेब्लिश हुई वो बंगाल था। 23 जून 1757 ईस्वी के प्लासी युद्ध का नायक, जिसको कि हिंदुस्तान का या भारतवर्ष का या इंडिया का, यदि मैं एक मॉडर्न टर्मिनोलॉजी के अंदर बोलूं, तो इंडिया का के अंदर जो ब्रिटिश एम्पायर जो इस्टेब्लिश हुआ, उसका फाउंडर रॉबर्ट क्लाइव ने वो सीडलिंग या वो बीजारोपण या वो बीजांकुरण कहाँ पर किया? प्लासी युद्ध में। प्लासी युद्ध समाप्त हो चुका है। इसके पश्चात 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है, और इसमें पुनः अंग्रेज 3 बड़ी शक्तियों की त्रिमैत्री संगठन, जिसमें बंगाल नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब वजीर शजाउद्दौला और मुगलों का निर्वासित सम्राट शाह आलम सेकंड, इन तीनों की शक्तिशाली सेना को पहली बार ब्रिटिश सेना के द्वारा, इतने बड़े संगठन को, अभी तक के भारत के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की, उसका जो इतिहास था, उसमें अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई में उसको विजय हासिल हुई। और यह पहला मौका भी था जब अंग्रेजों के हाथों मुगलों का शक्ति परीक्षण हुआ, और मुगलों को न केवल करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, बल्कि उन्हें घुटनों के बल बैठकर न केवल क्षमा याचना करनी पड़ी अंग्रेजों से, बल्कि उनका सम्राट जो अभी निर्वासित जिंदगी जी रहा है बिहार वाले हिस्से में, में शाह आलम द्वितीय, उसको भविष्य के लिए पेंशनर भी बनना पड़ा। तो इसी संदर्भ में जो प्रश्न उठता है, क्योंकि 1765 में दोबारा गवर्नर बनकर बंगाल का लौटकर लंदन से आता है रॉबर्ट क्लाइव दूसरी बार। पहली बार तो प्लासी युद्ध के बाद रहता ही है, और फिर यहाँ आकर वो जो अव्यवस्था फैली बंगाल के अंदर, और रीऑर्गेनाइज करने के लिए ब्रिटिश कॉलोनियल एम्पायर को भारतवर्ष के अंदर, उसे एक निश्चित लक्ष्य के साथ यहाँ भेजा जाता है, और उसके चलते वो यहाँ आकर संधियाँ करता है। तो अभी जो प्रश्न मेरा आपके सामने है, जो आप अभी लिखा हुआ भी टाइटल, कि उसने कितनी संधियाँ करी। जनरली हम 2 इलाहाबाद संधियों के बारे में पढ़ते हैं, ये 2 हैं या ज़्यादा हैं या कम हैं, और वास्तविकता हकीकत में क्या है, वो सब मैं आपके सामने रखूँगा। तो इसी टॉपिक के साथ मैं अपने आज के एपिसोड को स्टार्ट करता हूँ। लेकिन उससे पहले यदि मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को, अपने फ्रेंड्स को अधिक से अधिक इस चैनल के बारे में बतलाएं, और एक्सप्लोर करना है। यदि आपको हिस्ट्री को और गहराई से समझना है, रेगुलर नोट्स, मॉक टेस्ट, डेली लाइव पोल, आपको ई बुक चाहिए, और एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड यदि आपको पूरा एक टीचिंग चाहिए, तो हमें कांटेक्ट करिए। लगातार क्लासेस जारी हैं ऑनलाइन बैच के रूप में, लेकिन वो एप्लीकेशन पर है। तो नमस्कार सभी मेरे साथियों का। इस टॉपिक को समझने से पहले मैं दोबारा आपको बतला देता हूँ कि 1765 की इलाहाबाद संधियों की संख्या पर यह बात है। अमूमन बुक्स में, गाइड में हमें 2 संधियों के बारे में जानकारी मिलती है। अच्छा, इस वीडियो को मैं इस क्लास को मैं स्टार्ट करूं, जो टॉपिक, बर्निंग टॉपिक आपके सामने, उसके पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मेरे अजीज़ मित्र झुंझुनू राजस्थान से हैं, श्री मुकेश कृष्णिया जी, और इस समय सरकारी सेवा में सेवारत भी हैं, कार्यरत भी हैं। तो उनका अहम योगदान है, गाहे बगाहे। अक्सर वो चर्चा करते हैं मुझसे, एकेडमिक डिस्कशन काफ़ी होता है, और हम भी सालों से पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं बहुत खुले हृदय से इस बात को स्वीकारता हूँ कि कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे थे टीचिंग में, और ये अन्याय भी था स्टूडेंट्स के साथ। तो मैं पुनः धन्यवाद प्रेषित करता हूँ अपना श्री मुकेश कृष्णिया जी को, कि उन्होंने अवेयर किया मुझे, और इस तथ्य को सुधारने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो आप भी इस टॉपिक से लाभान्वित हुई, और मैं पूरे प्रूफ के साथ, पूरे प्रमाणों के साथ इस तथ्य को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो ये बात है, प्लासी युद्ध समाप्त हो चुका है, बक्सर युद्ध समाप्त हो चुका है, रॉबर्ट क्लाइव को
गवर्नर बनाकर दूसरी बार उसको बंगाल का गवर्नरशिप दिया गया है और हिंदुस्तान में भेजा गया है। तो बंगाल की जो दूसरी गवर्नरी उसे प्राप्त हुई, याद रखिएगा, किसे? रॉबर्ट क्लाइव को। इसकी अवधि आपको 2 साल की प्राप्त होती है, 1765 से लेकर 67 तक। आपको यह बात भी यहां पे याद रखनी कि जो रॉबर्ट क्लाइव है, याद रखिएगा, जो रॉबर्ट क्लाइव है वो बंगाल का 2 बार गवर्नर रहा है। पहली बार भी गवर्नर रहा प्लासी युद्ध के पश्चात, क्योंकि मद्रास से उसको भेजा गया था जब बहुत बुरी स्थिति के अंदर बंगाल के अंदर जो नवाब था सिराजुद्दौला, उसके साथ ये उलझे हुए थे। और ये वो वक्त था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में, जबकि वो कर्नाटक में फ्रांसीसियों के साथ उलझे हुए हैं, फ्रेंच जो कंपनी थी, ट्रेड कंपनी, और बंगाल में वो बंगाल के नवाब के साथ उलझे हुए हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने इस राजनीतिक दलदल की अव्यवस्था वाली स्थिति से उबारा ईस्ट इंडिया कंपनी को, और जिस तरह से उसने स्टैब्लिश किया, उसके बाद आप लोग जानते हो कि क्या परचम उसने लहराया। पर्सिवल स्पेयर एक ब्रिटिश हिस्टोरियन हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि रॉबर्ट क्लाइव की प्रतिष्ठा एक एंग्लो इंडियन राजनेता की बजाय ब्रिटिश भारत के विजेता के रूप में, द फाउंडर ऑफ एंड द विक्टोरियस पर्सन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ऐसा पर्सिवल स्पीयर ने कहा है। और आप लोग जानते हैं कि जिस अप्रोच को मैंने यहाँ पर एक्वायर किया हुआ है, अडॉप्ट किया हुआ है, इस एनालिटिकल स्कूल ऑफ हिस्ट्री, जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है टीचिंग का, स्टडी का, कि आप अपनी समझ को अच्छे से मजबूत कर सकें एग्ज़ाम के लिहाज से। तो मई 1765 ईस्वी में, अब देखो ये दूसरी और एक और बड़ा महत्वपूर्ण सा प्रश्न निकलकर फिर आपके सामने एक बार आता है कि मई 1765 ईस्वी में क्लाइव को दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनाकर भेजा गया। तो एक प्रश्न तो आपके सामने ये आ गया कि भाई रॉबर्ट क्लाइव कितनी बार बंगाल का गवर्नर रहा? इंडिया नहीं है अभी तक, 2 बार, इसका आंसर हो गया। दूसरी बार की अवधि क्या है? 1765 से लेकर 67 तक, प्लासी युद्ध के ठीक बाद। और किस महीने में वो भारत में आता है दूसरे गवर्नर, बंगाल की जब गवर्नरी उसको मिलती है, तो याद रखिएगा इस बात को, मई महीने में, माह में उसको बनाकर भेजा जाता है। क्योंकि जो होम गवर्नमेंट था, होम गवर्नमेंट से मतलब गृह सरकार जो ब्रिटेन में बैठती है, ठीक है, भारत राज्य सचिव वगैरह हैं, तो उनका ये मानना था कि जिस व्यक्ति ने भारत में, इंडिया में जो ब्रिटिश कॉलोनियल एम्पायर था, उसका जो फाउंडेशन रखा, उसकी जो नींव रखी, उसे ही हमें उस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए भेजना चाहिए था। तो यहाँ पर कमांडर इन चीफ, यानी कि अंग्रेजी प्रदेश का मुख्य सेनापति और उसका गवर्नर, गवर्नर का मतलब है कार्यवाहक बनाकर, कि वो व्यवस्था को प्रशासक बनाकर सुचारू रूप से चला सके, उसे भेजा जाता है 1765 से लेकर 67 तक। जब वो कलकत्ता पहुंच जाता है तो उसके पश्चात उसका पहला उत्तरदायित्व और प्रमुख उत्तरदायित्व क्या रहता है कि जो प्रदेश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के बक्सर युद्ध के पश्चात, ये बात मैं दोबारा आपके सामने रिपीट कर देता हूँ, 17 जून 1757 को, याद रखिएगा, नहीं, मैं यहाँ पर एक तारीख गलत कर रहा हूँ, 23 जून 1757 को तो युद्ध लड़ा गया है, प्लासी युद्ध, राइट। और 22 अक्टूबर 1764 को युद्ध लड़ा गया है, कौन सा? बक्सर। आप जानते हो कि सही मायने में भारत के अंदर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राज स्थापित हुआ वो बक्सर युद्ध के द्वारा ही हुआ था। और ये भी कहा जाता है कि बक्सर युद्ध ने मतलब प्लासी के अधूरे कार्य को पूरा किया था। तो बक्सर युद्ध की विजय का जो महत्व था वो ये था कि एक साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की झोली में बंगाल, बिहार और उड़ीसा, तीनों बड़े प्रदेश आकर गिरे। और मुगलिया सल्तनत का जो सम्राट था उसको भी हार के खेमे में खड़ा होना पड़ा, अवध नवाब वजीर शुजाउद्दौला और बंगाल नवाब मीर कासिम के साथ। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है, हम जब तैयारी करते हैं गाइड्स के द्वारा या कोचिंग्स में कहीं पर भी, तो ये कहा जाता है कि भाई इलाहाबाद संधियां कुल 2 हो रही हैं, याद रखिएगा। लेकिन ये तथ्य अनैतिहासिक है, सरासर गलत है। मैं भी ओरिजिनल कटिंग भी डाल दूंगा। असल में इलाहाबाद संधि सिर्फ एक हुई थी और वो संधि हुई थी अवध नवाब वजीर शुजाउद्दौला के साथ 16 अगस्त 1765 को। जब बक्सर युद्ध में 22 अक्टूबर 1765 ईस्वी को मेजर मुनरो के हाथों
बंगाल और अवध और मुगल सम्राट की संयुक्त सेना की शिकस्त हुई, उसके पश्चात भी अभी मुगल सम्राट उस स्थिति में नहीं आया था कि वो खड़ा होना पड़े उसे ब्रिटिश गवर्नर के सामने। ब्रिटिश गवर्नर की औकात एक सरदार कबीले प्रमुख से बढ़कर कुछ नहीं थी। समस्या क्या थी कि हम एक नहीं थे, बहुत संख्या में होने के बावजूद, और वे गिने चुने लोग यहाँ पर व्यापारी बनकर आए थे, लेकिन वो यूनाइटेड थे। ब्रिटेन का हर व्यक्ति, हर अंग्रेज, मुट्ठी भर अंग्रेज ब्रिटेन के लिए लड़ रहे थे, और यहाँ पर हम साधन संपन्न होकर अपने ही राष्ट्र में, वो अपनी मातृभूमि से सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर रहकर अपने वतन के लिए लड़ रहे हैं, मादरे वतन मदरलैंड के लिए लड़ रहे हैं, और हम अपनी ही सरजमी पे खड़े होकर अपने स्वार्थों के लिए लड़ रहे हैं, एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। यह वजह थी कि गोरे जो व्यापारी के रूप में यहां पर आए थे वो हमारे बाप बनकर, अधिपति बनकर यहां बैठ गए। बावजूद उसके मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि अभी मुगल सम्राट उस स्थिति में नहीं आया था किसी भी सूरत के अंदर कि साहब उन्हें अंग्रेजों के सामने इस प्रकार से खड़ा होना पड़े, इस प्रकार से। तो अभी रॉबर्ट क्लाइव, जिसको इलाहाबाद की प्रथम संधि कहा जाता है, 12 अगस्त 1765, करेक्शन कर लीजिएगा, इट वॉज ऑर्डर्ड डॉक्यूमेंट रिलीज बाय मुगल किंग शाह आलम सेकंड। इट वॉज रॉयल ऑर्डर, यह शाही फरमान था, यह ट्रीटी या संधि नहीं थी। रॉबर्ट क्लाइव ने 4 दिन बाद 16 अगस्त 1765 को एकमात्र इलाहाबाद संधि अवध के नवाब वजीर शुजाउद्दौला के साथ की थी। मैं दोबारा आपको स्पष्ट कर देता हूं इस बात को। तो इलाहाबाद संधियों को लेकर जो 2 तारीखें हमारे सामने रखी जाती है, 12 अगस्त 1765 को और 16 अगस्त 1765 ईस्वी को। याद रखना 12 अगस्त 1765 ईस्वी को ये तो असल में एक रॉयल ऑर्डर था, शाही फरमान था, जो रॉबर्ट क्लाइव ने मुगलिया तख्त के दावेदार के अधिकारी शाह आलम द्वितीय के सामने खड़े होकर, हाथ फैलाकर, झोली फैलाकर प्राप्त किया था ब्रिटिश राज्य के लिए। इस बात को समझना कि अभी ताकत इतनी कमजोर नहीं हुई थी, लेकिन जो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय का अधीन है, अवध का नवाब है, जिसको नवाब वजीर शुजाउद्दौला के नाम से ही पुकारा गया, उसके साथ फिर 16 अगस्त 1765 ईस्वी को, याद रखिएगा, अवध नवाब वजीर शुजाउद्दौला के साथ संधि की थी। तो इलाहाबाद की मात्र एक संधि हुई थी 16 अगस्त 1765 को। 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से फरमान की प्राप्ति हुई थी। अब आप समझ सकते हैं कि जो अप्रोच में यूट्यूब पर जो एक प्रकार का एडोर्समेंट ही चल रहा है हमारा, वहाँ पर जब मैं डॉक्यूमेंटेशन या जो ई बुक आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि इसी प्रकार के नोट्स हम अपने स्टूडेंट्स को एप्लीकेशन पर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो पेड कोर्सेज, क्लियर, कई प्रकार के वहाँ पर पैकेज हैं, वो आप लोग डिटेल में कॉन्टेक्ट अप्रोच करके पूछ सकते हैं आप। लेकिन यहाँ आइडिया लगा सकते हैं कि बुक्स या नोट्स किस तरह के होंगे, इसके बाद आपको कहीं भटकने की फिर आवश्यकता नहीं है। तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ 12 अगस्त 1765 को एक डील होती है, उसके तहत रॉबर्ट क्लाइव को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, भले ही मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय परास्त हो गया, उसके बावजूद वो एक शाही फरमान प्रदान करता है। क्या क्या निर्णय होते हैं, यहाँ पर मैंने मुकेश जी कृष्णिया को अपनी तरफ से थैंक्स भी लिखा है। अब आप एक बात को याद रखना, देखो ये फरमान वाली जो बात है, ये मात्र हम लोग, जैसे अभी मैं जब मुकेश जी की बात कर रहा हूँ, तो सिंपल ये नहीं होता कि हमने डिस्कशन किया और उठा के आपको रख दिया। हम जानते हैं कि हमारी गलती आपके भविष्य को पूरी तौर पर तार तार कर सकती है, दांव पर लगा सकती है, पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती है। आप लोग जो एस चंद एंड सन्स के द्वारा जो आधुनिक भारत का इतिहास, ग्रोवर यशपाल की पुस्तक है, 1990 का एडिशन मेरे पास है, उसके अध्याय 7 में जाइए, वहाँ पर पृष्ठ संख्या याद रखिएगा 62 पर क्लियर है। चैप्टर का नाम है क्लाइव की बंगाल में दूसरी सूबेदारी या गवर्नरी। तो वहाँ पर 62 में क्लियर,
ये लिखा हुआ है कि इलाहाबाद प्रथम संधि के रूप में इसको उल्लेखित किया गया है। इलाहाबाद प्रथम संधि के रूप में इसे उल्लेखित किया गया है ग्रोवर यशपाल के जैसी जो नामी गिरामी एक पुस्तक है, लेकिन ये तथ्यात्मक तौर पर या ऐतिहासिक तौर पर गलत जानकारी है। और इसीलिए जिसको जब इलाहाबाद संधि के रूप में लिखा गया, क्योंकि मैं अपनी बात को बहुत खुले दिल से स्वीकारता हूँ, तो अभी तक हम भी इसको इसी रूप में पढ़ाते आ रहे थे। लेकिन जो मैंने कहा कि मुकेश जी ने मुझे अवेयर किया, आगे देखो क्या निकल कर सामने आता है। पहली बात तो मैं देखते कि इस फरमान के द्वारा क्या क्या हासिल रॉबर्ट क्लाइव को हुआ। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का मतलब क्या होता है? दीवानी का मतलब होता है कर वसूली का अधिकार। समझिएगा इस बात को। दीवानी का मतलब है कर वसूली का अधिकार। तो कर वसूली का अधिकार मुगल सम्राट ने किसको, शाह आलम द्वितीय ने किसको सौंप दिया? पूरी तौर पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। बदले में चूंकि फरमान के द्वारा दीवानी का बंगाल, बिहार, उड़ीसा जैसे 3 बड़े प्रांतों का, प्रोविंस का जब लैंड रेवेन्यू वसूली का अधिकार या अदर जो टैक्सेस थे जब वो अंग्रेजों को प्राप्त हो गया, तो अंग्रेजों ने इस फरमान के बदले में 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को देना स्वीकारा। लेकिन ये फरमान है, दोबारा बोल रहा हूँ, संधि नहीं। बंगाल की निजामत का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो होती हैं। तो बंगाल की निजामत का अधिकार भी फिर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने इसी 12 अगस्त 1765 के फरमान के द्वारा रॉबर्ट क्लाइव को दिया। यहां पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह कहा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को कि निजामत के बदले में कंपनी बंगाल नवाब नजमुद्दौला ये चाइल्ड नवाब था बंगाल का, एंड ही वाज सन ऑफ लेट बंगाल क्या कहना चाहिए, नवाब मीर जाफर जो जिसकी डेथ हो चुकी, उसका ये अल्पवयस्क पुत्र था। तो ये कहा गया कि बंगाल के नवाब को, क्योंकि प्रशासन बंगाल में चलाना है, तो बंगाल के नवाब नजमुद्दौला को 13 लाख रुपए वार्षिक कंपनी प्रदान करेगी। अब क्या मतलब हुआ? 13 लाख में जितने भी पूरे बंगाल, बिहार, उड़ीसा के जितने भी कर्मचारी उन सबका वेतन, खर्चा, जो स्टेशनरी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का मेंटेनेंस, कई प्रकार के एक्सपेंडिचर सब इसके अंदर आ गए हैं। तो 12 अगस्त 1765 के इस शाही फरमान की 2 बातें निकलकर ये आई कि 26 लाख रुपए वार्षिक कंपनी रॉबर्ट क्लाइव या कंपनी किसे देगी? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को। बदले में कंपनी ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। कंपनी 13 लाख रुपए प्रति वर्ष बंगाल के अल्पवयस्क नवाब नजमुद्दौला को देगी। बदले में बंगाल की निजामत का अधिकार कंपनी को मिल गया। और जो अवध पुनः शुजाउद्दौला को दे दिया गया, क्योंकि शुजाउद्दौला अवध का नवाब वजीर था, तो उससे वापस लौटा दिया गया। कड़ा और इलाहाबाद के जिले कंपनी को प्राप्त हो गए। दोबारा सुनिएगा। अब देखो कंपनी कितनी चालाक है, हम ये जो अंग्रेज हैं ये कितनी चालाक लोमड़ी है, आप समझिएगा। कड़ा और मानिकपुर के जो जिले हैं, के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो शाह आलम द्वितीय से कहाँ किसने प्राप्त कर लिया? कंपनी। और कंपनी फिर इन्हें बेचेगी अवध नवाब को। मतलब जो पैसा आपने निजामत और दीवानी के बदले में दिया, वो तो भैया जी आपने पूरी तौर पर यही वसूल लिया, जो कड़ा मानिकपुर पुनः किसको बेचकर? अवध नवाब वजीर शुजाउद्दौला को। क्लियर है? और अंग्रेजों ने अवध की रक्षा का भार अपने ऊपर ले लिया। भाई आपस में मित्र बन गए ना, तो यूं समझ लीजिए अवध की रक्षा का भार अपने ऊपर ले लिया। और बदले में ये कहा कि अवध के अंदर हमेशा एक ब्रिटिश फौज नियुक्त की जाएगी जिसका खर्चा अवध नवाब वजीर उठाएगा। तो यानी कि अवध को बंगाल, बिहार, उड़ीसा और शेष भारत के बीच का एक बांध या बफर स्टेट बना दिया गया। एक बात, ताकि यदि बंगाल की ब्रिटिश हुकूमत पर कोई आक्रमण होता मराठा वगैरह का, तो बीच में अवध और अवध में रखी हुई ब्रिटिश फौज जिसका खर्चा अवध उठा रहा है, किसके हितों के लिए? अवध के हितों के लिए नहीं। शुजाउद्दौला का इसमें कोई लालच नहीं है। किसके हितों के लिए? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन कहाँ चल रहा है? बंगाल में। क्योंकि बंगाल के पहले यदि मैं बंगाल के पश्चिम में हूं तो अवध आएगा, फिर बिहार वाला हिस्सा आएगा, तो शेष भारत और बंगाल के बीच में बफर स्टेट एक मध्यवर्ती राज्य के रूप में इस
फरमान के द्वारा स्थापित कर दिया गया, उससे दोस्त बनाकर शुजाउद्दौला को। ठीक है साहब, तो कुल मिलाकर जो बक्सर और प्लासी के युद्ध के द्वारा जो पॉलिटिकल एडवांटेज मिलने चाहिए थे उन पर ठप्पा लगा दिया गया, उन पर मोहर लगा दी गई इस रॉयल ऑर्डर या शाही फरमान के द्वारा। किसने? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने। एक बात तो ये हो गया, इसके द्वारा कंपनी पेंशनर कंपनी ने मुगल सम्राट को अपना पेंशनर बना दिया, क्योंकि उसको कितना लाख रुपया वार्षिक दिया जा रहा है? 26 लाख रुपया वार्षिक दिया जा रहा है। और एक प्रकार से कंपनी की रबड़ मोहर बन गई, क्योंकि अभी भी आदेश किसके चलेंगे, संधियों पर हस्ताक्षर किसके चलेंगे, शाही मुहर किसकी चलेगी, पूरे साम्राज्य में सिक्के किसके चलेंगे, फरमान कौन जारी करेगा? मुगल सम्राट। भले ही उसकी स्थिति हम जानते हैं कि कुछ नहीं रही, तो उसको रबड़ स्टैंप किंग के रूप में काम में लिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस फरमान के द्वारा। राइट, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से, पूरा मैटर मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है। अब शुजाउद्दौला के साथ वास्तव इस फरमान के बाद अवध नवाब वजीर शुजाउद्दौला, क्योंकि शुजाउद्दौला भी परास्त हुआ था कौन सी तारीख को? 22 अक्टूबर 1764 को। कौन से बैटल में? याद रखिएगा, बक्सर के बैटल में। ठीक है साहब। तो 16 अगस्त 1765 को फिर ये इलाहाबाद संधि की जाती है, और ये इलाहाबाद संधि असल में एकमात्र इलाहाबाद संधि थी। 12 अगस्त को जो हुआ वो प्रथम संधि नहीं थी, वो मात्र फरमान था। आइएगा आगे देखिएगा। तो इसमें रॉबर्ट क्लाइव और अवध नवाब वजीर शुजाउद्दौला के मध्य में होता है। इसमें जो मीडिएटर रहा वो राजा शिताब रॉय था। इसको 2 भाषाओं में तैयार किया गया, ये बात भी याद रखिएगा, फारसी में और अंग्रेजी में। इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा, इस संधि को 2 भाषाओं में तैयार किया गया। अब आप देखो, ये बात 12 अगस्त 1765 के शाही फरमान पे नहीं आई, क्योंकि संधि 2 पक्षों से होती है। शाही फरमान जारी करता है मुगल सम्राट, इसलिए भी ये बात कंफर्म हो जाती है कि ये असल में फारसी और अंग्रेजी 2 भाषाओं में तैयार था। क्लियर है? अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई ये प्रथम सहायक संधि थी, जो अवध नवाब वजीर के साथ हुआ। यहाँ पे मैंने 2 फुटनोट डाले हुए हैं, आप ये फुटनोट यहाँ पर देख सकते हो। ये मेरी टीचिंग का अपना एक अनोखा तरीका है। ई बुक जब हम जब पूरी जब ई बुक या सॉफ्ट कॉपी देते हैं अपने नोट्स की, वहाँ तो बड़ा विस्तार से चीज़ें आती हैं। आप आराम से देखिए, लुत्फ उठाइए और कमेंट करके मुझे अवश्य बताइएगा कि ये प्रयास असल में कैसा लग रहा है। यदि आप लोग इच्छुक हैं पूरा कोर्स को डेप्थ में जाके पढ़ने का, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक वाइज, तो हमें अवश्य अप्रोच करिए। क्लियर है? अब जो ये 16 अगस्त 1765 को जो संधि हुई, इस संधि की प्रमुख शर्तें, प्रमुख प्रावधान, प्रमुख क्लॉज क्या थे वो देखिएगा। नवाब, समझिएगा बात को, नवाब से इलाहाबाद और कड़ा के जिले सम्राट शाह आलम को दे दिए गए। अच्छा, मैं वहाँ पे थोड़ा सा उल्टा बोल गया था बाद में, क्योंकि मैं उस बात को थोड़ा दूसरे तरीके से ले गया। पहले तो अवध नवाब वजीर शुजाउद्दौला से इलाहाबाद और कड़ा के जिले शाह आलम को दे दिए गए, बाद में फिर लेकर पुनः इन्हें सौंप दिए गए थे। ये बात थी। बक्सर युद्ध की जो क्षतिपूर्ति हुई 22 अक्टूबर 1764 को जो बक्सर युद्ध हुआ, उसमें अंग्रेजों ने कहा कि भैया हम लड़े, आपने युद्ध हम पर थोपा, तो हमें क्षतिपूर्ति हुई है। उसके बदले में नवाब वजीर शुजाउद्दौला जो हारा, उसको 50 लाख रुपए कंपनी को देने पड़े। आप समझिएगा, 50 लाख रुपए, जबकि उधर 53 लाख रुपए तो निजामत के बदले में दिए और 26 लाख रुपए दीवानी के रूप में दिए। किसको? मुगल सम्राट को। तो कड़ा मानिकपुर जिलों को बेचकर जो पैसा कमाया जाएगा और 50 लाख रुपए कंपनी को जो यहाँ पे मिले, ये तो चीज़ें वहीं से सॉर्ट आउट हो रही है। और ये बात भी तय हुई कि जो नवाब जो है शुजाउद्दौला, वो बनारस के जागीरदार बलवंत सिंह को उसकी जो जागीर है बनारस की, वो वापस लौटा देगा। क्यों लौटा देगा? क्योंकि जो बलवंत सिंह साहब थे बनारस के जागीरदार, वो असल में अंग्रेजों के ईस्ट इंडिया कंपनी के अच्छे परम मित्र थे, इसलिए। क्लियर? ये भी कहा गया कि कंपनी अवध नवाब वजीर शुजाउद्दौला को रक्षा के लिए सैनिक सहायता देगी और अवध में एक सेना रखनी पड़ेगी, उसकी रक्षा, उसका प्रबंध, उसका सारा का सारा खर्चा जो है वो कौन अपनाएगा? याद रखिएगा इस बात को, जो आपके अवध नवाब शुजाउद्दौला है। अब आप यूँ समझिएगा कि इस संधि के द्वारा अवध को ब्रिटिश बंगाल और शेष जो भारत है, जिसमें मराठा प्रभुत्व सुप्रीमेसी स्थापित है, उसके बीच में एक मध्यवर्ती सुरक्षा दीवार
यानी कि बफर स्टेट के रूप में स्थापित कर दिया गया। एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की पिक्चर मैं आपके सामने यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ और आप लोग यहाँ पर इस बात को देख सकते हो कि ये जो डॉक्यूमेंट है, असल में इस डॉक्यूमेंट के अंदर उस बात का खुलासा है कि सिर्फ एक संधि हुई थी। यहाँ पर ओरिजिनल आपको सिग्नेचर वगैरह भी, नीचे सील वगैरह भी दी हुई है कि संधि सिर्फ एक ही हुई थी 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की। असल में 12 अगस्त 1765 का तो मात्र शाही फरमान था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको बहुत बेहद पसंद आई होगी और इसी के साथ मैं अपने इस क्लास का, इस एपिसोड का एंड करता हूँ एक नए वीडियो की घोषणा करते हुए। जो सीरीज अपना जो दिल्ली सल्तनत का जो मैंने एक तथ्यात्मक विश्लेषण की जो पहला एपिसोड आ चुका है, कोशिश करूँगा जल्द ही दूसरा भी आपके सामने लेकर आऊँ। अपने कमेंट करके मुझे अपने विचारों से ज़रूर अवगत करवाइएगा और इंतज़ार कीजिएगा नेक्स्ट क्लास का, नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।